नमस्कार साथियों, जीवी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपना आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टॉपिक अपन ने पढ़ा था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद आगे वाला टॉपिक है 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919, इसी का अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पद कौन कौन से हैं साथियों? चेम्सफोर्ड कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये कौन है? भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसका समय था 1916 से 1921 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। ये मॉन्टेग्यू, भारत सचिव, भारत सचिव या भारत मंत्री। भारत सचिव या भारत मंत्री या भारत राज्य सचिव। तो साथियों, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो भारत में रहता था, भारत का संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत सचिव या भारत मंत्री ब्रिटेन में रहता था। लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री होता था, इसी को भारत मंत्री बनाया जाता था। संपूर्ण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट ये गवर्नर जनरल से प्राप्त करता था कि भारत में इस समय कौन सा आंदोलन, कौन सी प्रक्रिया, कौन सा सुधार होना है। ये सब बातें गवर्नर जनरल भारत सचिव को बताता था। तो साथियों, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 का अधिनियम बनाने की क्या आवश्यकता हुई? सरकार को क्या पड़ी कि भाई भारतीयों के लिए एक और अधिनियम बना देते हैं। चलो 1909 का अधिनियम बनाया था। 1909 का शासन अधिनियम, उसका दूसरा नाम था मार्ले-मिंटो सुधार, मार्ले-मिंटो सुधार। लेकिन उसमें कहा गया था, 1909 के अधिनियम में कहा गया था कि आने वाले 10 साल में एक और अधिनियम बनाया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि भारत में कितना सुधार हुआ है, भारत की शासन व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है और हमें आगे कौन सा सुधार करना आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा सरकार द्वारा 1919 का अधिनियम बनाने के पीछे जो मुख्य कारण थे वो क्या थे? जैसा कि 1919 का अधिनियम बनाने के कारण
साथियों 1919 का अधिनियम बनाने के कारण सरकार ने क्यों बनाया था? ऐसा कौन सा दबाव था सरकार के ऊपर कि सरकार को 1919 का अधिनियम बनाना पड़ा? तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। होम रूल आंदोलन की मुख्य नेता कौन थी? एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन की संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के साथ मिलकर के होम रूल आंदोलन किसने चलाया था भारत में? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर हमें स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना है। अर्थात भाई भारत की जनता का शोषण नहीं होना चाहिए, भारत की जनता के अधिकार जनता को मिल जाने चाहिए, ये था होम रूल आंदोलन का उद्देश्य। तो होम रूल आंदोलन से जनता में एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी। इसका प्रभाव भी ब्रिटिश सरकार पे पड़ा कि भाई भारतीयों के लिए कुछ आगे सुधार करना पड़ेगा। आगे इसमें दूसरा पॉइंट था प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध के कारण भारत में जो महंगाई बढ़ी थी, महंगाई बढ़ने के कारण भारत की जो सामान्य जनता थी इतनी ज़्यादा परेशान थी भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मतलब उसमें एक राष्ट्रीय चेतना फैल रही थी, जनता में एक आक्रोश की भावना फैल रही थी। बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे, जैसा कि अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, चंपारण किसान आंदोलन हुआ था। ये सब इन सब बातों के कारण क्या है, महंगाई बढ़ी तो भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, अपने भारत के प्रति लगाव, राष्ट्रीय चेतना, अपने भारत के प्रति लगाव और ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की भावना जागृत हुई। आगे ये लोग थे ना जो अंग्रेज, नरम दल के नेताओं को खुश रखना, अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज सरकार क्या चाहती थी कि भाई नरम दल के नेताओं को खुश रखना है, क्योंकि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दो दल थे। नरम दल के जो नेता थे, नरम दल के नेताओं का ब्रिटिश सरकार की नीतियों में विश्वास था, भरोसा था। नरम दल या नरमपंथी या उदारवादी जो नेता थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों में विश्वास रखते थे। उनको ये था कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को पूरा करती रही, हमें केवल स्वशासन चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए। तो अंग्रेज तो यही चाहते थे भाई अंग्रेजों का भारत में शासन इसी तरह चलता रहे, और नरम दल के नेता नहीं चाहते थे कि भारत कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, पूर्ण स्वतंत्र हो। तो अंग्रेजों का क्या था उद्देश्य, भाई नरम दल के नेताओं को खुश रखना है। आगे का नंबर था जैसे गांधी जी के सफल आंदोलन। गांधी जी के भारत में प्रथम 3 सफल आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों आंदोलन जब सफल हुए, भारत की जो जनता थी, इन प्रांतों की जनता गांधी जी को एक प्रकार से राष्ट्रीय नेता मान चुकी थी। जहाँ पे भी कोई आंदोलन होता था भारत में, किसी भी प्रांत में कोई आंदोलन होता था, वहाँ पर गांधी जी को आमंत्रित किया जाता था। तो इन गांधी जी के सफल आंदोलनों को देख कर के भी ब्रिटिश सरकार को लगा भाई अब हमें भारत में जनता के लिए कुछ सुधार करना पड़ेगा। आगे जैसा कि रॉलेट एक्ट,
रॉलेट एक्ट कब बनाया गया था? 17 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था, ये लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट में किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे जेल में बंद रखा जा सकता था। बंदी व्यक्ति को अपने बचाव में कुछ कहने का अधिकार नहीं था, ना तो उसे वकील करने का अधिकार था, ना कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, ना जज के सामने दलील या गवाही देने का अधिकार था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध भारत की जनता ने, कांग्रेस के सभी नेताओं ने किया था। भाई ये तो बहुत बुरा कानून है, क्योंकि इसका रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में हुआ था और पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। जब इन दोनों ने विरोध किया, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उसी के आगे हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो इन सब कारणों से जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश की भावना पैदा हुई भारत की जनता में, तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई अब हमें आगे भारतीयों के लिए कुछ नया कानून बनाना पड़ेगा। तो साथियों आगे है 1919 के अधिनियम के प्रस्ताव या प्रावधान। प्रावधान या प्रस्ताव। सरकार ने 1919 के अधिनियम में कौन कौन से प्रस्ताव लागू किए थे? नंबर 1, देखो मुसलमानों को पहली बार जब पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति दी गई थी, वो कौन से अधिनियम में दी गई थी? 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार में दी गई थी। भाई भारत में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए जाएंगे, अर्थात मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था। भारत में जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, उन क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। लेकिन 1919 के अधिनियम में सरकार ने किस किस के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए थे? तो यहाँ पर नंबर 1 है मुसलमानों के साथ साथ किस किस को आरक्षण दिया है? सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों, इनके लिए भी भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे, क्योंकि मुसलमानों को तो 1909 में ही मिल गया। अब इसके साथ 1909 में 1919 में किस किस को दे दिया? सिखों को भी दे दिया, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया, भारत में जो ईसाई रह रहे थे उनके लिए भी दे दिया। मुसलमानों के साथ साथ सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों के लिए भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए गए। तो 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों को, एंग्लो इंडियन को, ईसाइयों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी। साथियों पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या होती है? मतलब भारत में इस धर्म की जनता
जिन जिन क्षेत्रों में बहुसंख्यक थी, जैसा कि सिखों का पंजाब में बहुसंख्यक थे, तो पंजाब में सिखों के लिए पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की, अर्थात जहाँ पर सिखों के लिए सीट आरक्षित है वहाँ पर सिख उम्मीदवार ही उस पद के लिए खड़ा होगा और उस क्षेत्र की सिख जनता ही वोट डालेगी। अन्य धर्म की जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वर्तमान की तरह अन्य धर्म की जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ब्रिटेन के वे निवासी जो भारत में रहते थे और उन्होंने भारत में जो विवाह कर लिए थे उन्हें कहा गया था एंग्लो इंडियन। और ईसाई जो यूरोप के लोग भारत में रह रहे थे उनके लिए भी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। तो पहला पॉइंट था। नंबर दूसरा, भारत सचिव और उसकी कार्यकारी परिषद का खर्च अब ब्रिटिश सरकार वहन करेगी। इसका मतलब है जो भारत सचिव या भारत मंत्री था उसकी एक काउंसिल होती थी। 1919 से पहले भारत सचिव और उसकी परिषद का जो खर्चा आता था वो भारत से जाता था। लेकिन अब क्या हुआ भाई, भारत सचिव और उसकी कार्यकारी परिषद जो भी खर्चा करेगी उस खर्चे को कौन उठाएगा, कौन वहन करेगा? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन या अंग्रेज वहन करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, भारत सचिव और उसकी जो परिषद थी, मान लो भारत सचिव की ये परिषद है, इस परिषद में सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। मैक्सिमम अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 12 सदस्य होंगे। न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 8 होंगे। तो भारत सचिव की परिषद में सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। जैसा कि पहले अधिकतम कितने होते थे? 15 होते थे। अब सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी कर दी गई? 12 से अधिक नहीं होगी और 8 से कम नहीं होगी। भाई अब तो अंग्रेज़ों को खर्च उठाना है। अब तो इन लोगों का खर्चा कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे, ब्रिटिश सरकार उठाएगी ना। इस वजह से उन्होंने क्या सोचा, अरे भाई इनकी संख्या कम कर देते हैं। तो मैक्सिमम 12 सदस्य और न्यूनतम 8 सदस्य रखे गए थे भारत सचिव की काउंसिल में। अच्छा, ये भारत सचिव का पद पहली बार कब बनाया गया था? 1858 के अधिनियम में। साथियों ध्यान रखना, भारत सचिव का पद 1858 के अधिनियम में बनाया गया था। 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव और उसकी परिषद की स्थापना की थी, जो कि गवर्नर जनरल से संपूर्ण भारत की जानकारी कौन लेगा? भारत सचिव लेगा। यहाँ पर साथियों 1919 के अधिनियम में एक नया पद बनाया गया था। एक नया पद बनाया गया था। नंबर तीसरा है एक हाई कमिश्नर। एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। इसका खर्च
भारत सरकार भारत सरकार वहन करेगी। भाई एक नया पद बनाया 1919 के अधिनियम में, एक नया पद बनाया है हाई कमिश्नर। लेकिन हाई कमिश्नर का काम क्या होगा? भारत में आर्थिक मामलों की जांच करेगा। भारत के आर्थिक मामलों की जांच कौन करेगा? हाई कमिश्नर करेगा। लेकिन इसका खर्चा कौन उठाएगा भाई? भारत सरकार। इसका खर्चा कौन देगा? भारत सरकार की तरफ से हाई कमिश्नर का खर्चा जाएगा। अब देखो, भारत सचिव का खर्चा बंद किया तो एक नया पद बना दिया अंग्रेजों ने, हाई कमिश्नर। और हाई कमिश्नर का खर्चा कहाँ से जाएगा? भारत से जाएगा। ड्रेन बेल्ट थ्योरी किसकी थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता थे, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन का निष्कासन का सिद्धांत। भाई भारत का धन धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। और भारत का धन ब्रिटेन जाता है, उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता। ड्रेन वेल थ्योरी दादा भाई नौरोजी की थी। ब्रिटिश सरकार साम दाम दंड भेद किसी भी कारण से भारत का शोषण करना चाहती थी, तो हाई कमिश्नर बनाया, लेकिन इसका खर्चा भारत सरकार देगी। इसका कार्य आर्थिक मामलों की जांच करना। हाई कमिश्नर का कार्य क्या था? भारत के आर्थिक मामलों की जांच करना था। आगे नंबर 3, इसमें केंद्रीय विधान परिषद को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। केंद्रीय विधान परिषद, इसका मतलब है 1919 से पहले केंद्र में एक ही सदन होता था, उसको कहा जाता था केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन अब इसके 2 पार्ट कर दिए, इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, द्विसदनीय बना दिया पहली बार, अर्थात इसको संसद का रूप दिया था। तो नंबर 3, केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय, केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। इसके 2 सदन कौन कौन से थे? इसका पहला सदन है राज्य परिषद। राज्य परिषद, इसे कहा गया था उच्च सदन। इसे कहा गया उच्च सदन। वर्तमान में तुलना करें तो ये राज्यसभा के समान था। वर्तमान की राज्यसभा के समान थी राज्य परिषद। और इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। अच्छा, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य परिषद में सदस्य संख्या, राज्य परिषद में सदस्य संख्या अब कितनी कर दी गई? 60।
60 सदस्य कर दिए गए। अब 60 सदस्यों में कैसे कैसे थे? 33 कैसे थे? निर्वाचित। 33 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित। और 27 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत। साठ सदस्यों में से 33 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे, लेकिन 27 सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 60। तो ये वर्तमान का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। और इसमें सदस्यों की संख्या है 60। इसका दूसरा सदन कौन सा था? इसको नाम दिया गया था केंद्रीय विधानसभा। इसको नाम दिया गया केंद्रीय विधानसभा। ये कैसा था? निम्न सदन। ये कैसा सदन था? निम्न सदन। कैसा सदन है साथियों? निम्न सदन। वर्तमान की लोकसभा के समान। वर्तमान की लोकसभा की समानता। लोकसभा को ही कहा जाता है वर्तमान में निम्न सदन। और इसका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। साथियों, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। अच्छा, इसमें सदस्य संख्या 145। केंद्रीय विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 145। इनमें से 104 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित। 145 में से 104 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित। और इसमें 41 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत। 41 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत। 104 हैं निर्वाचित। और टोटल सदस्य कितने हैं? 145। केंद्रीय विधानसभा में टोटल सदस्य हैं 145, जिनमें 104 हैं निर्वाचित और 41 हैं मनोनीत। और इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। राज्य परिषद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो साथियों, यहाँ पर सरकार ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया, क्योंकि ये भी लोग जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आ रहे हैं। यहाँ पर 33 सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आ रहे राज्य परिषद में। आगे नंबर 4, विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो विषय थे, जो विभाग थे, जैसे रक्षा, विदेश, वित्त, पंचायती राज, नगर पालिका, स्थानीय सुशासन, इन सभी विभागों को केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया था पहली बार। तो विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के रूप में विभाजित किया गया।
विभाजित किया गया। जो विषय थे उनको भाई केंद्र के पास कौन कौन से विषय होंगे और प्रांतों के पास कौन कौन से विषय होंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय विषय नंबर पहला पॉइंट है केंद्रीय विषय। केंद्रीय विषय हैं रक्षा विभाग, विदेशी मामले, आयात निर्यात, टंकण मुद्रा। ये सब कैसे विषय थे? केंद्रीय विषय। अच्छा, रक्षा विभाग, विदेशी मामले, आयात निर्यात, टंकण मुद्रा, ये सब विषय केंद्र सरकार के पास थी, अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास थे। इन विषयों पर कानून गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तथा केंद्रीय संसद, केंद्र का जो 2 सदन हैं, ये इन पर कानून बना सकते थे। अब प्रांतीय विषय कौन कौन से थे? प्रांतीय विषय प्रांतीय विषयों में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, स्थानीय स्वशासन। प्रांतीय विषयों में कौन कौन से हैं साथियों? शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, स्थानीय स्वशासन और शांति व्यवस्था, है ना, शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था। तो देखो, केंद्रीय विषय रक्षा, विदेश, आयात निर्यात, टंकण मुद्रा, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। लेकिन प्रांतीय विषय शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, स्थानीय स्वशासन और शांति व्यवस्था, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? प्रांतों की सरकार बनाएगी। प्रांतों की सरकार बनाएगी। तो साथियों, यहाँ पर जब विषयों का विभाजन किया गया है तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। अधिकतर किसी भी एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, किसी में भी पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लगाया गया था। तो अपन आगे पढ़ेंगे प्रांतों में द्वैध शासन। तो आगे वाला पॉइंट है नंबर 5, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन। अभी प्रांतों में द्वैध शासन क्या था? भाई मैंने अभी आपको बताया प्रांतों के जो विषय हैं, प्रांतों के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? प्रांतों की सरकार बनाएगी। प्रांतीय सरकारें प्रांतों के विषयों पर कानून
बनाएगी। अब यहाँ पर प्रांतों के जो विषय थे, प्रांतों के विषयों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया था। इसी को कहा गया है द्वैध शासन। द्वैध का मतलब है दो प्रकार से शासन, किस प्रकार से प्रांतों की सरकार चलाती थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन, यहाँ पर विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो पहले विषय कौन से थे? हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वही जो मैंने आपको बताए, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, स्थानीय सुशासन। स्थानीय स्वशासन, ये विषय कैसे थे? ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित विषय। और इनमें दूसरे विषय कौन से हैं? आरक्षित विषय। दूसरे विषय थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों को अपन कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय। यहाँ पर आरक्षित विषयों को अपन कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय। जो महत्वपूर्ण विषय थे, जिन विषयों में पावर थी, वो कैसे आरक्षित विषय कहे गई। दो भागों में विभाजित कर दिया प्रांतों के विषयों को, तो इसे क्या नाम दिया गया है? द्वैध शासन। अब इन दोनों विषयों पर जब कानून का निर्माण किया जाएगा, वो किस प्रकार से किया जाएगा, कौन करेगा? तो जो आरक्षित विषय थे, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? भाई, प्रांतों का मुखिया 1947 से पहले प्रांतों का मुखिया कौन होता था? वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में किसी भी राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, जो राजनैतिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन 1947 से पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री का पद नहीं था, केवल राज्यपाल या गवर्नर, केवल राज्यपाल या गवर्नर प्रांतों का शासन चलाते थे। तो यहाँ पर गवर्नर और उसकी परिषद वर्तमान में कहते हैं भाई मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद या उसकी कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, वही उस राज्य की नीतियों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो आरक्षित विषय थे, वो किसके पास थे? गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों के पास थे। आरक्षित विषय या महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, वित्त, ऐसे विषयों पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर या उसकी परिषद। गवर्नर और उसकी जो काउंसिल होती थी, गवर्नर की परिषद में जो सदस्य होते थे, वो मनोनीत सदस्य होते थे। गवर्नर द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। गवर्नर अपनी पसंद के लोगों को ही इस परिषद में शामिल करता था। तो आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों के पास थे। क्योंकि अगर इन महत्वपूर्ण विषयों में, क्योंकि यहाँ पर जो हस्तांतरित विषय हैं, हस्तांतरित विषयों पर कानून कौन बनाएगा? आगे हस्तांतरित विषयों पर कानून
निर्वाचित मंत्री या सदस्यों द्वारा बनाए जाएंगे। हस्तांतरित विषय जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उन पर कानून कौन बनाएगा? निर्वाचित सदस्य। क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो निर्वाचित सदस्य भारत की जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आते थे। और भाई भारत की जनता भारत के सदस्यों को निर्वाचित होकर जो राज्य की प्रांत की मंत्रिपरिषद में जो भेज रही है, तो जो प्रांत के मंत्री होते थे जो निर्वाचित होकर के आए हैं, भाई जो भारत के लोग हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर के मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं, भाई वो तो चाहेंगे ना कि भाई भारत की जनता के हित में हमें कानून बनाने हैं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सोचा भाई ये निर्वाचित सदस्य भारत के लोग होंगे, कहीं ऐसा न हो कि ये महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बना दें। इसीलिए जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उन पर कानून कौन बनाएगा? निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य। क्योंकि इनमें भारतीय लोग होते थे, भारतीय मंत्री, भारतीय सदस्य होते थे और ब्रिटिश सरकार को डर था भाई इनको महत्वपूर्ण विषय ना दिए जाएं, क्योंकि इन पर भारतीय मंत्री कानून ना बना दे, कोई ऐसा कानून ना बना दे जिससे अंग्रेजी सरकार का अहित हो जाए भाई। इसीलिए कम महत्वपूर्ण विषय हस्तांतरित विषयों में शामिल किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर और उसकी परिषद अधिकतर इसमें अंग्रेज मंत्री होते थे, महत्वपूर्ण विषय इनके पास थे। तो ये था साथियों द्वैध शासन। अच्छा, द्वैध शासन का जनक कौन था? द्वैध शासन का जनक लियोनिस कर्टिस। प्यारे साथियों ध्यान रखना, द्वैध शासन का जनक या जन्मदाता कौन है? लियोनिस कर्टिस। अच्छा, ये द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में जो प्रस्ताव था, द्वैध शासन किस वर्ष लगाया गया था? अप्रैल 1921 में द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया था। अप्रैल 1921 में द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया था। भाई 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जाएगा, लेकिन ये द्वैध शासन किस वर्ष लगाया गया? अप्रैल 1921 में द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वैध शासन पर चाहे RS प्री हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता रहता है। और 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। आगे एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नरेंद्र मंडल। नंबर 7 है नरेंद्र मंडल, या इसको कहा गया है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नरेंद्र राजाओं का संघ,
राजाओं का संघ, भारत की देशी रियासतों के राजाओं का संघ, इसे कहा गया है नरेंद्र मंडल। अच्छा, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? 8 फरवरी 1921 को स्थापना हुई। अच्छा, आप बताइए संपूर्ण भारत में कितनी देशी रियासतें थी? जैसा कि आपको मालूम होगा, राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? 19। इसी प्रकार से संपूर्ण भारत में कितनी देशी रियासतें थी? संपूर्ण भारत में देशी रियासतें संख्या कितनी है? 562, 562। संपूर्ण भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 562। अब 562 रियासतों के भाई राजा थे, उनसे कहा गया था आप इस नरेंद्र मंडल में शामिल हो जाओ, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। नरेंद्र मंडल में शामिल होना राजाओं की स्वेच्छा पर आधारित था, कोई कंपल्सरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। जो राजा चाहे वो इस नरेंद्र मंडल में शामिल हो सकता था, जिसकी इच्छा ना हो वो इसमें शामिल नहीं हो सकता था। तो साथियों, 562 देशी रियासतों में से नरेंद्र मंडल में कितनी देशी रियासतें शामिल हुई थी? केवल 121 रियासतें। 121 राजा नरेंद्र मंडल में शामिल हुई थी। 121 रियासतें इस मंडल में शामिल हुई थी। शामिल हुई थी 562 में से 562 में से केवल 121 रियासतें इस नरेंद्र मंडल में शामिल हुई थी। अच्छा, 562 देशी रियासतों में भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत, भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद। साथियों ध्यान रखना, हैदराबाद का निजाम था वो इस नरेंद्र मंडल में शामिल नहीं हुआ था। भाई, कुछ अधिकतर राजाओं का क्या सोचना था? भाई, नरेंद्र मंडल में शामिल होकर हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, इसीलिए हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत थी। लेकिन ये इस मंडल में शामिल नहीं हुई थी, नरेंद्र मंडल में शामिल नहीं हुई थी। भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत है हैदराबाद, वो इसमें शामिल नहीं हुई। अच्छा, ये जो नरेंद्र मंडल था जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी, इस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष कौन था? भाई,
जो गवर्नर जनरल होता था या जो वायसराय होता था वो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष होता था। तो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष कौन था? वायसराय। और इस समय भारत का वायसराय कौन है? भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो साथियों यदि क्वेश्चन आ जाता है भाई नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्योंकि 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सामान्यतः 1947 तक नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष वायसराय होता था। जो भी गवर्नर जनरल चेंज होता था वो इस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष पदेन बनाया जाता था। अच्छा, अध्यक्ष के अलावा इसमें एक और पद था। इस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया था? इस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर भाई बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। बीकानेर के राजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के राजा गंगा सिंह। अच्छा, चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? चांसलर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्तमान में चलो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई वर्तमान में राजस्थान का चांसलर कौन है? वर्तमान में भाई राज्यपाल को कहा जाता है चांसलर। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल। तो चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुलाधिपति। तो यहाँ पर नरेंद्र मंडल का चांसलर कौन है? बीकानेर के राजा गंगा सिंह। तो साथियों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी क्योंकि 1919 के अधिनियम से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने बहुत डीप और डिटेल आपको बताया। मुझे उम्मीद है इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।